कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम भारत का संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था इसको कंप्लीट कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22 यानी अनुच्छेद 20, 21 और 22। तो इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 19 तक कवर किया है। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे वो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज के लिए देते हैं, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पा सकते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर विजिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इनके इन अधिकारों की बात आर्टिकल 20 में हुई है। इसमें 3 बातें हैं। पहली है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपराध किए गए समय के कानून के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति जिस समय उसने अपराध किया है उस समय क्या कानून था और क्या सजा थी उस अपराध को करने की, वही उस पर लगाई जा सकती है। मान लीजिए आज की जो डेट है उस समय किसी ने चोरी की या मर्डर किया, तो आज के डेट में जो भारत के कानून में लिखा है कि चोरी करने पे या मर्डर करने पर ये सजा मिलेगी, तो वही सजा उसे दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले जो सजा थी वो दी जाएगी या 2 साल बाद मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट देती है या संसद नया कानून बनाता है जिसमें सजा बढ़ा दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो जो आगे का कानून बनेगा या जो पिछला कानून था उससे मतलब नहीं है। उसने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो कानून के हिसाब से सजा है सिर्फ वही मिलेगी। दूसरी बात क्या कहता है आर्टिकल 20, नो डबल जियोपार्डी यानी दोहरी क्षति नहीं। कोई भी व्यक्ति है वो एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार किसी ने अपराध कर दिया तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही केस चलेगा और उसे एक बार ही उस अपराध की सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बार बार उसे उसी अपराध के लिए सजा दी जाए। वो एक बार जो उसे कानून या कोर्ट ने सजा दे दी, अगर उसने अपनी सजा काट ली तो उसके बाद उस अपराध को लेकर उसे कोई भी सजा नहीं दी जा सकती या केस नहीं चलाया जा सकता है। और तीसरी चीज है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्व अभिशंसन नहीं। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी कि आप के ऊपर अगर केस चल रहा है तो आप अपने विरुद्ध साक्षी या खुद के लिए खुद के अगेंस्ट आप गवाही नहीं दे सकते हैं। तो आपके अगेंस्ट अगर आपकी कोई भी गवाही है तो केस में वो मान्य नहीं होगी। तो जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि मतलब पुलिस हिरासत में उससे खुद से कबूल करवा लेती है, तो कबूल भले उसने करा लिया लेकिन आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग उसने जो खुद के अगेंस्ट गवाही दी है वो मानी नहीं जाएगी। तो कोर्ट में वो व्यक्ति जाके बोल सकता है कि ठीक है आपने जो बुलवा लिया है लेकिन अब उसका मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 20 में ये बोला गया है कि खुद की गवाही खुद के खिलाफ साक्षी होने का के लिए आर्टिकल 20 में आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें बस याद रखना है आपको कि एक एक गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है किसी भी अपराध के लिए। जिस समय आपने अपराध किया है उस समय का कानून क्या है, सिर्फ वही आपको उतनी ही सजा दी जा सकती है। और तीसरा क्या है कि आप खुद के खिलाफ साक्षी होने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। 3 चीज़ें ये बस आपको दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं। अब आर्टिकल 21 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ। आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जीवन ही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी की बात करता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और ये भी सोचने लायक बात है कि हमें जीवन का अधिकार क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम तो जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब हम राज्य की स्थापना करते हैं, गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं, स्टेट की स्थापना करते हैं, तो हम स्टेट को
बहुत अधिक बलशाली बनाते हैं। हम उसे पावर्स देते हैं, हम उसे सज़ा देने की भी शक्ति देते हैं। लेकिन इस शक्ति का वो दुरुपयोग ना करे, क्योंकि अगर किसी को हमने बलशाली बना दिया है, तो वो पलटकर हमारी ही जीवन पर खतरा बन सकता है। हमने सरकार को अति बलशाली बना दिया है, तो पलटकर वो हमारे जीवन पर खतरा बन सकती है अगर कोई दुरुपयोग करने पर आ जाए तो। तो इसलिए ही उसकी इस अनियंत्रित शक्ति पर एक हमने प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल 21 के बारे में, 21 के फॉर्म में, कि स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन के अधिकार को कुछ ही केसेस में छीन सकता है। वो क्या है, हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं कि ये क्या बोलता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो जीवन का अधिकार है, प्राण या दैहिक जो स्वतंत्रता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही सरकार या स्टेट ले सकती है। यानी कि कानून के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही आपके जीवन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मनमाने तौर पर नहीं। मनमाने तौर पर अपनी शक्ति का उपयोग करके कानून सरकार आपके जीवन के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ कानून के अकॉर्डिंग, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो फांसी वगैरह दी जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होगी, भारत के देश में जो कानून होगा उसके अकॉर्डिंग ही दी जा सकती है। सरकार के मनमानेपन के आधार पर नहीं दी जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग दो केसेस आए, गोपालन मामला आया एक, और दूसरा है मेनका गांधी मामला। दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है। गोपालन मामले में जो कि 1950 में आया, वो क्या, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसने बोला कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। यानी अगर कानून है भारत के देश में, अगर ऐसा कानून है कोई कि इस केस पे प्राण के अधिकार पर या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य रोक लगा सकता है, तो वो मान्य होगा। लेकिन बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार। यहाँ पर बात क्या की गई है कि कानून की जो वैधता होगी उस पर अन्यायपूर्ण या अकारण, यानी कि अनरीजनेबल या अनफेयर होने, इन आधार पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। यानी कि मान लीजिए कल को कोई एक ऐसा कानून बन जाता है कि अगर कोई 5 मिनट लेट होगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो गोपालन मामले में क्या बोला गया है कि अगर ऐसा कानून बन जाता है तो, और अगर आप 5 मिनट लेट होते हैं, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आपको फांसी की सजा दे दे। क्यों? क्योंकि कानून के आधार पर तो आप 5 मिनट लेट हुए हैं, और भारत के इस समय और कानून भी ये है कि 5 मिनट लेट होने पर फांसी मिलेगी। तो अगर ऐसा कानून है तो आप के प्राण की स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कानून जो है वो अन्यायपूर्ण है, अनरीजनेबल है, 5 मिनट लेट होने पर कौन फांसी की सजा देता है। इस तरह के आप दलीलें नहीं दे सकते हैं। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर विधि है और प्रक्रिया पूरी फॉलो हो रही है तो वो बात मानी जाएगी। आप विधि पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप कानून पर सवाल नहीं उठा सकते कि कानून अच्छा है या बुरा। तो इस गोपालन केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया आर्टिकल 21 का। अब उसके बाद मामला आया मेनका गांधी मामला 1978 में, ये 1950 नहीं है। इसमें क्या बोला गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। यानी कि जो कानून हो वो उचित या न्यायपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि कोई मनमाना कानून अपने हिसाब से बना दिया, सरकार का जो मन किया वो कानून बना दिया, ऐसा नहीं है। कानून अपने आप में न्यायपूर्ण होना चाहिए। कानून मतलब समझ में आए कि वो न्यायिक दृष्टि से सही है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जहां पर आप लॉ कितना न्यायपूर्ण है, कितना रीजनेबल है, इसकी बात करते हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोलते हैं, इसमें आप कानून की रीजनेबलनेस, न्यायपूर्ण है कि नहीं, इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं।
तो दोनों चीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई और इसके बाद बहुत सारे जजमेंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग साल में, और निम्नलिखित अधिकारों को आर्टिकल 21 के अंदर शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जीवन का अधिकार है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ एनिमलस लाइफ यानी कि जानवरों की तरह जीवन जीने का मतलब नहीं, मानव जीवन का अपना एक अलग महत्व है और मानव जीवन में जीवन के विभिन्न आयाम होते हैं। उन सभी आयामों को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने। जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दिया है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, जो दिल्ली में इस समय पॉल्यूशन है, ये भारत में बहुत सारे शहरों में पॉल्यूशन है, तो वो आर्टिकल 21 में आपके जीवन के अधिकार के अगेंस्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए कि ये प्रदूषण में ये मेरा आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। निजता का अधिकार इन राइट टू प्राइवेसी, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, जो इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, आप भारत के बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं जहां आपका मन हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने का अधिकार, मतलब पर्सनली मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सुबह कोई उठाता है आपके पेरेंट्स, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे पास सोने का अधिकार है, लेकिन उसके आगे क्या होगा उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, आपको कोई पब्लिक हैंगिंग नहीं होगी, और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में अपने ये सारे बातें बताई हैं कि ये सारी आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अब आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का ये क्या है, राइट टू एजुकेशन, जिसे शिक्षा का अधिकार भी बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये किया गया, ये मूल संविधान में नहीं था। और इसके लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया है। इस राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार को अमल करने के लिए। और 1993 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में ऑलरेडी जोड़ा था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक नया आर्टिकल बना दिया गया अनुच्छेद 21A, जिसमें ये बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कौन प्रोवाइड कराएगा, राज्य यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 के बारे में, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये तब आता है जब आप गिरफ्तार हो चुके हैं, जब आपके साथ थोड़ा पुलिस की अब बातचीत होने लगी है, इस केस में आप के काम आएगा आर्टिकल 22। अब आपको पुलिस ले जा चुकी है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 22। तो हिरासत सबसे पहले जान लीजिए। हिरासत है दो तरीके की, दंड विषयक जिसे प्यूनिटिव बोलते हैं, और निवारक जिसे प्रिवेंटिव बोलते हैं। तो प्यूनिटिव होती है कि आप दोष वगैरह सिद्ध हो चुका है अदालत में और अदालत ने आपको सजा वजा दे दी है, दोषी ठहराए जा चुके हैं आप, तो तब जो अरेस्ट होगा, तब जो हिरासत में लिए जाएंगे वो दंड विषयक होगी, क्योंकि वहां पर आपको दंड मिल चुका है। दूसरी होती है प्रिवेंटिव, क्योंकि भविष्य में अगर आप अपराध करने का संशय, आपका पुराना रिकॉर्ड जो है खराब रहा है, तो वहां पर
कुछ सिचुएशंस में अगर सरकार को समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है अगले 2-3 दिन में कुछ कांड कर सकता है, कोई अपराध कर सकता है, तो आप को वो पहले से ही आपको हिरासत में ले लेगा, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अब आपने अभी कोई अपराध नहीं किया लेकिन सरकार को लग रहा है कि आप 2-3 कुछ समय बाद अपराध कर सकते हैं, तो सरकार आपको रोकने के लिए आपको हिरासत में ले सकती है, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कभी कभी होता है ना, स्कूल में अगर कोई चीफ गेस्ट आता है या इंस्पेक्शन के लिए होता है, तो जो शैतान बच्चे होते हैं उनको साइड में कर दिया जाता है कि ये लोग आके सामने शैतानी करेंगे, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, तो उनको प्रिवेंट कर दिया जाता है, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक डिटेंशन उनकी कर दी जाती है। अब इसमें अनुच्छेद 22 में इन दोनों हिरासत के अंतर्गत ही आपको अधिकार मिले हैं। तो अगर आप दंड विषयक आपको प्यूनिटिव डिटेंशन मिली है, आपको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्त, तो उसमें कौन कौन से अधिकार है आपके पास? एक है गिरफ्तार करने का अधिकार, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना का अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, क्या आपके ऊपर केस लगाए गए हैं, क्या आपने गुनाह किया है, ये आपको बताया जाएगा। दूसरा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत पेश होने का अधिकार, और इसमें यात्रा करने का जो समय होगा जिसमें आपको ले जाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, बीच में गाड़ी वाड़ी का जो समय होगा उसको हटा के 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। और जो विधि व्यवसायी हैं, वकीलों से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, आपको वकील के थ्रू आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया, निवारक निरोध में लिया गया है, तो वहाँ पर व्यक्ति की आपको अधिकार क्या मिलते हैं? 3 माह से ज़्यादा तक आपको निवारक प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। कब तक? जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसके बारे में उचित कारण न बताए। और बोर्ड में कौन होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। और प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसी चीज़ है जो सरकार को बहुत ज़्यादा पावर्स देती है, तो सरकार इसका मिसयूज भी कर सकती है अगर वो चाहे तो। और अब तक काफ़ी बार इसका उपयोग किया भी जा चुका है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है या कुछ भी होता है, तो इन सब केसेस में इसका उपयोग सरकारें करती आई हैं और करती रहती हैं। दूसरा, आपको अधिकार क्या मिलता है? निरोध का अधिकार। जो आधार है, डिटेंशन का जो आधार है, वो आपको बताया जाना चाहिए कि आपको किस आधार पर आपको हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बात है कि सार्वजनिक हित का के विरुद्ध में इसे बताना आवश्यक नहीं है। तो सरकार चाहे तो कुल मिला के बताना चाहे तो बता सकती, नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकती। अगर सार्वजनिक हित का कोई मामला होगा तो सरकार आपको ना भी बताना चाहे तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और तीसरा है, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। वो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है निरोध के आदेश के विरुद्ध। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था कि जब तक कि बोर्ड 3 माह के बाद सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की सलाह पर ही आपकी डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बोला गया कि बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह, मतलब 2 माह के बाद ही, मतलब 2 माह तक ही आपको बिना सलाहकार बोर्ड की राय के रखा जा सकता है। 2 माह के बाद तभी आपकी बढ़ाई जा सकती है डिटेंशन, जबकि सलाहकार बोर्ड ऐसी राय दे कि बढ़ाना उचित है। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, ये जो संविधान संशोधन में बोला गया था, ये भी प्रयोग में नहीं आया। ये अभी भी 3 महीने तक ही प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसके बाद सलाहकार बोर्ड आता है। और निवारक निरोध कानून कुछ बनाए गए हैं संसद के द्वारा, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीसा एक्ट है 1971 में, वो 1978 में निरसित हो गया, वो अब अवेलेबल नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 में, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जिसे टाडा बोलते हैं, 1985 में बनाया गया था और 1995 में समाप्त भी हो गया था।
और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 में आया था, और ये कई बार संशोधित हुआ है। 2004, 2008, 2012, 2019, इन सारे वर्षों में ये संशोधित हुआ है। तो ये हमने आज आर्टिकल 20, 21 और 22 इन तीनों को ही कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब हम आगे फंडामेंटल राइट्स में और भी वीडियोस आएंगे, तो आप बस वेट करते रहिए और हम पूरा पॉलिटी इस तरह कवर करेंगे।